Good morning, all the student. I am Rashmi Samant, and today I will discuss about the topic peptic ulcer. Peptic ulcer is a gastrointestinal system disorder. So, firstly, we discuss about what is the meaning of gastrointestinal system disorders. Gastrointestinal system disorders are any condition or disease that occur within the GI tract. GI tract is basically responsible for our digestion process. GI tract is starts from the mouth and ends from the anus part. Now, peptic ulcer is also known as stomach ulcer. Peptic ulcer is a condition in which wound appear in the lining of stomach or duodenum. Duodenum is a beginning part of small intestine along with the burning sensation और अल्सर फॉर्मेशन. पेप्टिक अल्सर में जो हमारा स्टमक का लाइनिंग होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है डिओडेनम, वहाँ पे वुंड या फिर सोर प्रेजेंस हो जाता है और वो बर्निंग स्टमक या पेन को प्रोड्यूस करता है. उस कंडीशन को हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं. हेलिकोबैक्टर पायलोरी और लॉन्ग टर्म यूज ऑफ NaCID आर द मेन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर. Types: peptic ulcer are mainly two types. First one is gastric ulcer and second one is duodenal ulcer. गैस्ट्रिक अल्सर में जो अल्सर फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली स्टमक की जो लाइनिंग होती है उसको अफेक्ट करता है. ये एक्यूट और क्रोनिक दोनों ही कंडीशन में हो सकता है. गैस्ट्रिक अल्सर को हम कैरेक्टराइज करते हैं जब भी हम फूड का कंजम्पशन करते हैं और फूड हमारे स्टमक में रहता है या फिर फूड कंजम्पशन के कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद, शॉर्ट ड्यूरेशन के बाद हमारे स्टमक में पेन प्रोड्यूस होता है. उस कंडीशन को हम गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं. सेकेंड पॉइंट है डिओडेनल अल्सर. डिओडेनल अल्सर में जो हमारा अपर पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो बेसिकली अफेक्ट करता है. ये एक्यूट और क्रोनिक दोनों ही कंडीशन में हो सकता है. डिओडेनल अल्सर को हम कैरेक्टराइज करते हैं इसमें जब भी हमारा स्टमक एम्प्टी भी होगा या फिर फूड इनटेक के काफ़ी ज़्यादा घंटों के बाद भी हमारे स्टमक में पेन प्रोड्यूस होता रहेगा. नेक्स्ट पॉइंट है ईटियोलॉजी. बेसिकली जो हमारी स्टमक की आउटर लाइनिंग होती है या ईसोफेगस होता है या स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो डीजेनरेट होती हैं और वो डीजेनरेट कुछ फैक्टर्स की वजह से होती हैं जिसमें फर्स्ट जो फैक्टर है वो है हेलिकोबैक्टर पायलोरी के इन्फेक्शन की वजह से. नेक्स्ट NaCID का अगर हम लॉन्ग टाइम तक यूज़ करेंगे जैसे कि एस्प्रिन और आइबुप्रोफिन ड्रग्स हैं, अगर हम उनका फ्रिक्वेंटली यूज़ करते रहते हैं तो वुमेंस में या फिर ओल्ड पीपल में जो पेप्टिक अल्सर कंडीशन है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं. इसके अलावा कुछ अदर फैक्टर्स हैं जैसे कि स्मोकिंग या अल्कोहलिज्म है. ये डायरेक्टली तो इफेक्ट नहीं करते हैं लेकिन स्मोकिंग और अल्कोहलिज्म के केस में ये होता है कि अगर हमारे स्टमक में अल्सर फॉर्मेशन हुआ है तो ये हीलिंग प्रोसेस को स्लो कर देते हैं. उस वजह से भी वो अल्सर जो है वो आगे बढ़ता ही रहता है. रेडियोथेरेपी की वजह से रेडिएशंस के थ्रू अगर हम थेरेपी कराते हैं तो जो हमारे स्टमक की या इंटेस्टाइन की वॉल होती है वो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है साइन एंड सिम्टम्स. पेप्टिक अल्सर के केस में कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जैसे कि जो हमारा एपिगेस्ट्रिक रीजन है या एब्डोमिनल रीजन है उसमें पेन प्रोड्यूस होगा. बहुत ज़्यादा एसिड सिक्रीशन की वजह से हार्टबर्न होता है, नोजिया या वॉमिटिंग, फटीक कंडीशन मतलब थकावट, एब्डोमिनल रीजन में क्रैम्प्स उठेंगे, इनडाइजेशन प्रोसेस होगा. इनडाइजेशन में हम डायरिया और कॉन्स्टिपेशन दोनों को ही इंक्लूड करेंगे या फिर डार्क टेरी स्टूल होगा और लॉस ऑफ एपेटाइट और लूज ऑफ वेट कंडीशन होगी. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पैथोजेनेसिस. बेसिकली जो हमारा पेप्टिक अल्सर होता है वो 3 बेसिस कॉजेज़ की वजह से होता है जिसमें फर्स्ट है ड्यू टू एक्सेसिव एसिड प्रोडक्शन की वजह से. अगर बहुत ज़्यादा HCl का प्रोडक्शन होगा तो वो म्यूकोसल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देगा. इसके अलावा अगर हम लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ NaCID कर रहे हैं तो उस वजह से भी हमें हमारा जो पेप्टिक अल्सर है वो कॉज हो जाएगा. और अगर H पायलोरी का इन्फेक्शन हो रहा है तो जो हमारा डिओडेनल अल्सर होता है वो बहुत ज़्यादा एसिड प्रोडक्शन के वजह से होता है और जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है वो बेसिकली जो हमारी म्यूकोसल मेम्ब्रेन होती है जब उसमें डिस्ट्रक्शन होता है मतलब मेम्ब्रेन डैमेज होती है
तो जो अल्सर होता है उसको हम गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं। तो जो पेप्टिक अल्सर है उसमें बेसिकली अगर बहुत ज़्यादा एसिड का प्रोडक्शन हो जाएगा तो वो हमारी म्यूकोसल लेयर जो है स्टमक की है उसको डैमेज कर देगा। अगर हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक एनएसएआई ड्रग्स का यूज़ करते हैं तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिव लिपिड कंपाउंड्स होते हैं। उनका फंक्शन होता है पेप्टिक अल्सर के केस में कि वो जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन होता है, अगर वो एक्सेसिव अमाउंट में हो रहा है तो उसको इनहिबिट करते हैं, या फिर जो बाइकार्बोनेट होते हैं उसके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं स्टमक में। अगर जो हमारा एच पायलोरी का इन्फेक्शन है, अगर उस वजह से हमें पेप्टिक अल्सर हुआ है तो एच पायलोरी का इन्फेक्शन क्या करता है, गैस्ट्रिक और डिओडेनम म्यूकोसल मेम्ब्रेन जो होती है उसको डैमेज कर देता है। तो इन तीनों ही रीजंस की वजह से हमारे स्टमक में या डिओडेनम पार्ट में अल्सर फॉर्मेशन हो जाएगा या सोर फॉर्मेशन हो जाएगा, और हमको बर्निंग सेंसेशन होगा और हमको पेप्टिक अल्सर कॉज हो जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डायग्नोसिस। बेसिकली पेप्टिक अल्सर के लिए हम कुछ कॉमन डायग्नोसिस करते हैं, जिसमें जो फर्स्ट डायग्नोसिस है वो है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी बेसिकली जो हमारे अपर जीआईटी ट्रैक होता है उसको एग्जामिन करने के लिए किया जाता है। एंडोस्कोपी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एक पाइप, जिसको कि हम सिस्टम मतलब कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके रखते हैं, उसमें लाइट और कैमरा लगाते हैं और उसको माउथ के थ्रू इंसर्ट करते हैं, जो कि हमारे अपर जीआईटी ट्रैक के जितने भी पार्ट्स हैं उसका इमेज जो है वो मॉनिटर पे आ जाता है, और जहाँ जहाँ पे भी अल्सर फॉर्मेशन हुआ है उसको हम इजीली डायग्नोस कर पाते हैं। सेकंड जो पॉइंट है वो है एक्सरे। एक्सरे स्टडीज़ के लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जो बेरियम सोल्यूशन होता है, थिक बेरियम सोल्यूशन, उसका इनटेक किया जाता है पेशेंट को, और इसके लिए एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती है। थिक बेरियम सोल्यूशन क्या करता है कि जब हम उसका उसका इनटेक करवाते हैं तो वो जो भी पार्ट्स होते हैं उसका बहुत ज़्यादा क्लियर इमेज आ जाता है, तो कौन से रीजन में अल्सर हुआ है वो चीज़ हमको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। कुछ अदर टेस्ट हम करते हैं जिसमें कि जो ब्लड टेस्ट है, बेसिकली उसमें हम हीमोग्लोबिन का टेस्ट करते हैं, और हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी अगर होती है तो हम ये डायग्नोस कर पाते हैं कि कहीं एनीमिक कंडीशन तो नहीं है। और हम लोग स्टूल टेस्ट करेंगे। स्टूल टेस्ट में हम लोग एच पायलोरी का इन्फेक्शन चेक करते हैं कि एच पायलोरी का कितना ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज हुआ है। ट्रीटमेंट में हम नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच और फार्माकोलॉजिकल अप्रोच दोनों के बेसिस पे ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच में हम अपने डाइट में और न्यूट्रिशियस सप्लीमेंट्स का इनटेक करके हम पेप्टिक अल्सर से प्रिवेंट हो सकते हैं। उसके अलावा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी का जो कंजम्पशन है वो हमको स्टॉप करना होगा, ज़्यादा लॉन्गर पीरियड तक उसका कंजम्पशन हम ना करें। स्मोकिंग को हमें क्विट करना होगा। स्मोकिंग और अल्कोहलिज्म बेसिकली क्या करता है कि जो अल्सर होता है उसमें हीलिंग प्रोसेस में डिले करता है, इसलिए स्मोकिंग को रोकना होगा। इसके बाद है फार्माकोलॉजिकल अप्रोच, जिसमें जो फर्स्ट ड्रग है वो है एंटी सिक्रेटरी एजेंट्स। बेसिकली ये एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं डिस्पेप्सिया कंडीशन को मैनेज करने के लिए। डिस्पेप्सिया का मतलब होता है इम्पेयर्ड डाइजेशन, मतलब डाइजेशन जब प्रॉपर वे में नहीं हो रहा हो तो। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स हम लोग बेसिकली एच पायलोरी इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए देते हैं और हीलिंग को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है। थर्ड पॉइंट है एंटा एसिड्स। एंटा एसिड बेसिकली जो गैस्ट्रिक एसिडिटी होती है या जो रिड्यूस पेप्सिन एक्टिविटी है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए दिया जाता है। मतलब अगर हमारे बॉडी में HCl का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटा एसिड सप्लीमेंट्स देंगे। फोर्थ पॉइंट है साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट्स। बेसिकली ये ऐसे एजेंट्स होते हैं कि जो हमारी स्टमक की आउटर लाइनिंग और स्मॉल इंटेस्टाइन के टिश्यूज होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ताकि हीलिंग प्रोसेस इजीली हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंशन। तो पेप्टिक अल्सर से बचने के लिए कुछ कॉमन प्रिवेंशंस लेने हैं, जैसे कि स्मोकिंग नहीं करनी है, हाई फाइबर डाइट खानी है, ऐसा फूड हमको इनटेक नहीं करना है जो हमारे स्टमक में इरिटेशन कॉज करे। कॉफ़ी, अल्कोहल, इन सब का हमें अवॉइड करना है। इन सबको नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स नहीं लेनी है, जैसे कि एस्प्रिन, आइबुप्रोफिन, कीटोप्रोफिन। और जो भी हम फूड इनटेक कर रहे हैं उसको हम स्मॉल अमाउंट में खाएं और
फ्रीक्वेंटली खाएं, मतलब बार बार खाना है और स्मॉल स्मॉल अमाउंट में खाना है। लास्ट पॉइंट जो है वो है कॉम्प्लिकेशन। बेसिकली पेप्टिक अल्सर की वजह से 4 मेन कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जिसमें फर्स्ट वन है ब्लीडिंग एंड हीमोरेजिस कंडीशन। अल्सर फॉर्मेशन जहाँ पे भी होता है वहाँ पे माइनर ब्लीडिंग, और कभी कभी अगर अल्सर क्रोनिक कंडीशन का हो जाता है तो हीमोरेजिस कंडीशन, मतलब रप्चरिंग हो जाती है पर्टिकुलर मेम्ब्रेन की, जिस वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगती है और वो एनीमिया भी कॉज कर देता है। नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्शन। स्टेनोसिस ऑफ द पायरोसिस कंडीशन होती है। स्टेनोसिस ऑफ द पायरोसिस कंडीशन मतलब क्या होता है कि जो हमारे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की ओपनिंग होती है वो बेसिकली थिक हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा मोटी हो जाती है, तो फूड जो है वो प्रॉपर वे में आ जा नहीं पाता, और जब भी फूड इधर से उधर फूड का मूवमेंट होता है तो हमें बहुत ज़्यादा पेन प्रोड्यूस होता है उस कंडीशन में। उसके बाद मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। इसमें बेसिकली सिर्फ 1% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्सिनोमा कंडीशन में, मतलब कैंसर फॉर्म कर देता है। लेकिन बेसिकली बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे बोला नहीं गया है कि कैंसर कॉज होता है, सिर्फ 1% चांसेस में ही कैंसर कॉज होता है। लास्ट जो पॉइंट है वो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परफोरेशन। कुछ कंडीशंस में होता है कि जो हमारी वॉल होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसमें अल्सर इतना ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन में हो जाता है कि वो मेम्ब्रेन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है, तो मेम्ब्रेन में एक होल हो जाता है। उसको हम लोग परफोरेशन कंडीशन बोलते हैं, और ये बेसिकली क्रोनिक केसेस में ही होता है। थैंक यू।